सुरेश और रमेश सगे भाई थे। सुरेश बड़ा था और रमेश छोटा। दोनों भाई मिलकर कई सालों से अपने पिता का कारोबार संभाल रहे थे। कारोबार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और ये देखकर इनके पिता राजशेखर चौधरी बहुत खुश थे। वाह बेटा सुरेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। फैक्ट्री को इतना मुनाफा तो आज तक कभी नहीं हुआ। शुक्रिया बाबूजी, पर ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये सब मैंने और रमेश ने मिलकर किया है। अरे नहीं भैया, मैंने तो बस वही किया जो आपने करने को कहा। सच तो यही है कि मैं आपके बिना कभी कुछ नहीं कर सकता। दोनों भाइयों की बातें सुनकर राजशेखर मुस्कुरा दिए और दोनों बेटों को गले से लगाकर बोले, हमेशा ऐसे ही रहना मेरे बच्चों, एक दूसरे का हाथ थामे रहना, ठीक है? सुरेश और रमेश ने हमेशा अपने पिता की इस इच्छा का मान रखा। पिता के निधन के बाद भी कुछ नहीं बदला। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था। सुरेश और रमेश के अब अपने अलग परिवार थे, लेकिन कारोबार एक ही था, तो दोनों की पत्नियों में भी कभी कभार खटपट हो ही जाया करती थी। सुनो जी, ये रवीना की जुबान बहुत चलने लगी है। मैंने जरा सा रसोई का काम क्या करने को कह दिया उसे, मेरे सिर ही हो गई। आप जरा रमेश से बात कीजिए ना इस बारे में। नहीं मालती, ना मैं रमेश से कुछ कहूँगा और ना ही रमेश इस मसले पर कुछ बोलेगा। ये तुम्हारा और रवीना का मामला है, तो इसे आपस में ही सुलझाओ। इतना कहकर सुरेश फैक्ट्री के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन वो चुपचाप ही रहा। ये देखकर रमेश खुद उसके पास गया और बोला, भैया आज सुबह जो कुछ हुआ आप उसी के बारे में सोच रहे हैं ना, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने रवीना को अच्छे से समझा दिया है, वो फिर कभी भाभी से झगड़ा नहीं करेगी। नहीं रमेश, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं देख रहा हूँ मालती और रवीना के बीच इन दिनों कुछ ज्यादा ही कहासुनी होने लगी है। गलती किसकी है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर ये सब ठीक नहीं है। हमें इस बारे में कुछ तो फैसला लेना ही होगा। कैसा फैसला भैया? देखो रमेश, हम भाई हैं, तो हमारे मन में एक दूसरे से शिकायत हो सकती है, लेकिन बैर नहीं। लेकिन हमारी बीवियां वो तो अलग अलग घर से है ना, और फिर अब हमारे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, तो क्या भैया, साफ साफ कहिए ना। रमेश, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ बराबर बांट लेना चाहिए। नहीं भैया, मैंने हमेशा आपकी परछाई बनकर ही काम किया है, इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। अब अगर आप मुझे खुद से अलग कर देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये भी तो सोचिए कि अगर हम अलग हो गए तो बाबूजी को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप मेरे लिए बाबूजी की जगह पर हैं और हमेशा रहेंगे। छोटे भाई की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने रमेश को गले से लगा लिया। उस दिन तो ये बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बंटवारे का जिक्र एक बार फिर हुआ। मेरे तौर तरीके से इतनी परेशानी है आपको, तो कहिए भाई साहब से दे दे हमारा हिस्सा, फिर आप जानिए और आपका काम। मुझे पता ही था, तू है ही ऐसी, हमेशा से घर को तोड़ना ही चाहती है। हाँ तो और क्या करूं, मैं सब समझती हूँ। बिजनेस पर भाई साहब का कब्जा और घर में आपका, बस यही चाहते हैं ना आप दोनों, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे मेरे पति सीधे हैं, कुछ बोलते नहीं, तो आप लोग सब कुछ डकार लेंगे क्या? हा, देखो तो कौन बोल रहा है, जिसका खुद का बेटा विलायत से पढ़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर रवीना, हम चाहते तो अपने रवि को भी विदेश पढ़ने भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे मुनीश की इच्छा पूरी की। हर महीने कितने पैसे जाते हैं उसके लिए, ये पता भी है तुझे? हाँ, तो मेरा मुनीश इस लायक भी तो है। आपका रवि तो विदेश जाकर पढ़ाई करने के नाम से ही डर गया था, साफ मना कर दिया था उसने जाने से। देवरानी जेठानी के बीच बहस चली रही थी कि तभी उनकी नजर सुरेश पर पड़ी। असल में वो काफी देर से घर के दरवाजे पर ही था और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। सुरेश ने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर अगले दिन, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कागज अच्छे से पढ़ लो और इन पर अपने दस्तखत कर दो। वो जायदाद के बंटवारे के कागज थे जिन्हें देखकर रमेश चौंक गया। भैया, आपने ये कागज क्यों बनवाए? हमारी तो बात हुई थी ना। घर के हालात देखते हुए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है रमेश, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत जल्द मुनीश अपना MBA पूरा करके वापस इंडिया आ रहा है। अब वो तुम्हारे साथ बिजनेस संभालेगा। वैसे अब मैं भी थक गया हूँ, सब कुछ रवि को सौंपकर मैं भी अब आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर सुरेश ने नम आंखों से रमेश का हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई के चेहरे से उसका दुख और उसकी मजबूरी रमेश ने भी पढ़ ली और आखिरकार वो भी भारी दिल से इस बंटवारे के लिए मान गया। दोनों भाइयों के घर और बिजनेस अब अलग अलग हो गए। इसके साथ ही अब कारोबार की बागडोर रमेश और सुरेश के हाथों से
उनके बेटों के पास चली गई। मुनीश, मैनेजर का फोन आया था। तुम फैक्ट्री के लिए नई मशीनें मंगवा रहे हो, वो भी विदेश से? हाँ पापा, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन बेटा, तुम्हें इस बारे में एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। पापा, अब बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ तो सारे फैसले भी तो मैं ही करूंगा ना। आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। बात भरोसे की नहीं है बेटा, बस साथ चलने की है। तुम्हें जो जैसे करना है करो, लेकिन एक बार मुझसे और अपने स्टाफ से भी डिस्कस कर लेते तो बेहतर नहीं होता? ओफो पापा, आप ना हमेशा ताऊ जी के ही नक्शे कदम पर चले हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने विदेश जाकर जो सीखा है वो आप लोगों की सोच से बहुत आगे है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और इसीलिए मुझे कुछ भी करने से पहले किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। रमेश अपने बेटे से कुछ नहीं कह सका, लेकिन वो जानता था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, न कारोबार के लिए और न ही घर परिवार के लिए। मुनीश भले विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन अपने पुश्तैनी कारोबार को कैसे संभालना है ये वो नहीं समझ सका। विदेशों से मंगवाई हुई महंगी महंगी मशीनें कारोबार को आगे बढ़ाने की बजाय नुकसान की तरफ ले गई। मुनीश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें जाकर अपने क्लाइंट से खुद मिलकर बात करनी चाहिए। और ये मशीनें, इनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। भैया हमेशा कहते थे कि बिजनेस में लागत कम और मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, तभी फायदा होता है। दिमाग खराब था ताऊ जी का, इसीलिए ये फालतू की बातें करते थे वो। पापा, ये मेरा काम करने का तरीका है, तो आप मुझे सब कुछ मेरे तरीके से ही करने दो प्लीज। आप जाकर आराम करो ना, ठीक है? वो सब कुछ अपने हिसाब से करता रहा और कारोबार का नुकसान भी करता ही गया। पहले ऑर्डर्स कम हुए और फिर धीरे धीरे रमेश के हिस्से की फैक्ट्री बिकने की कगार पर पहुंच गई। ठीक है, इस डील के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सर, एक बार फिर सोच लीजिए, ये फैक्ट्री बिक गई तो क्या करूं मैं? इससे ज्यादा लॉस अब नहीं झेल सकता मैं। फैक्ट्री बेचने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। गलती मेरी है, मुझे विदेश में ही रहना चाहिए था। यहाँ के लोग इस लायक ही नहीं है कि मेरे साथ बिजनेस कर सकें। अपनी फैक्ट्री को बिकता देखकर मुनीश को बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब भी वो झुकने को तैयार नहीं था। उसे अब भी लग रहा था कि वही सही है और बाकी सब गलत। मुनीश, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? फैक्ट्री बेचने से पहले एक बार भाई साहब से जाकर मिल तो लो। मैं जानता हूँ वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम अगर नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। नहीं जी, आपको उनके दरवाजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे पर भरोसा रखिए, आखिर इसने विदेश से पढ़ाई की है। हाँ, और इसीलिए इसे नहीं पता कि अपने देश में कैसे रहा जाता है और कैसे काम किया जाता है। ओहो पापा, अब बस भी कीजिए। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें ताऊ जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो सब कुछ रवि भैया के हाथ में है, और अगर उन्हें हमारी मदद करनी ही होती तो वो खुद से सामने आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब साफ है पापा, अब जब बंटवारा हो गया है तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। रमेश चाहकर भी अपनी फैक्ट्री नहीं बचा सका और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब फैक्ट्री बिक रही थी और मुनीश पहली बार फैक्ट्री के असली खरीदार से मिलने वाला था। वो सुरेश का बेटा रवि ही था जो मुनीश की फैक्ट्री खरीद रहा था, और ये बात मुनीश और रमेश को फाइनल डील के दिन ही पता चली। ताऊ जी, रवि भैया, आप लोग? हाँ मुनीश, हमें तो आना ही था। जैसे ही पापा को पता चला कि तुम अपनी फैक्ट्री बेच रहे हो तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा कारोबार किसी बाहर वाले के हाथ में नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे जो हो जाए। अच्छा, तो आप यहाँ मेरी फैक्ट्री के खरीदार बनकर आए। ठीक है, फिर आइए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। कागजी कार्रवाई के बाद कुछ ही देर में सब कुछ रवि के नाम हो गया और मुनीश को फैक्ट्री की कीमत मिल गई। ओके, चलिए पापा, अब सब कुछ हो चुका। नहीं मुनीश, अभी कुछ बाकी है। ये लो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ये कहकर रवि ने कुछ नए कागज मुनीश की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें पढ़ने के बाद मुनीश की आंखों से आंसू बहने लगे। असल में वो कागज पार्टनरशिप के थे जो पूरे कारोबार में मुनीश को ऑफर की गई थी। भैया, ये मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने आपको और ताऊ जी को हमेशा गलत समझा और पापा की भी एक नहीं सुनी मैंने, लेकिन फिर भी आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम काबिल हो, बस तुम्हें सही दिशा की जरूरत है और वो मैं तुम्हें दूंगा मेरे भाई। इतना कहकर रवि ने मुनीश को गले से लगा लिया और पास ही खड़े रमेश और सुरेश ये नजारा देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटों में अपनी झलक जो दिख रही थी